लास्ट लेक्चर में इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन सरफेस हमने पढ़ा था और उस पर बेस्ड कई क्वेश्चंस भी किए थे। तो इस लेक्चर में भी हम कुछ क्वेश्चंस अभी और करने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन सरफेस से रिलेटेड। तो ये जो एग्जांपल है, इस एग्जांपल में एक कंटेनर है, इसमें वाटर फिल किया हुआ है 10 सेंटीमीटर हाइट तक, और इसका जो बॉटम है वो बॉटम एक कॉन्केव मिरर की तरह बिहेव कर रहा है। इट इज़ लाइक ए कॉन्केव मिरर, और उस कॉन्केव मिरर के लिए जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है दैट इज़ गिवन एज 20 सेंटीमीटर। ये इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है। और बाहर यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है डी डिस्टेंस पे फ्रॉम दिस सरफेस। ये डी ऑब्टेन करना है सच दैट कि जो इमेज बने फाइनल वो इस ऑब्जेक्ट पे ही बन जाए। तो ऑब्जेक्ट जहाँ पे रखा हुआ है वहीं पे फाइनल इमेज बन जाए, ऐसा डी हमें यहाँ पर पता करना है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सपोज़ ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे जो रखा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट से जो रेज़ यहाँ पर चलना स्टार्ट करेंगी, और हमेशा आप ध्यान रखो कि जो भी रेज़ हम यहाँ पे लेंगे वो रेज़ हमेशा ही पैरेक्सियल या फिर जिनका एंगल ऑफ इंसिडेंस कम होगा या नियर नॉर्मल इंसिडेंस वाले होंगे वही हो सकते हैं सिर्फ, क्योंकि हमारे जो फार्मूलेज हैं वो सिर्फ उनके लिए ही वैलिड है। तो जो भी रेज़ यहाँ पर आएंगी उनका रिफ्रैक्शन होगा। तो रिफ्रैक्शन हो गया यहाँ पे, और रिफ्रैक्शन होने के बाद में ये कुछ यहाँ से आते हुए मिरर को दिखाई देंगे। और ये लोकेशन कौन सी होगी, तो उसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हो कि रेज़ कहाँ से कहाँ जा रही हैं। तो 1 से 4/3 में यहाँ पर ये रेज़ जा रही हैं, और ये डिस्टेंस यहाँ पे क्या आएगा वो डिस्टेंस हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। कल जो हमने फॉर्मूलाज देखे थे लास्ट लेक्चर में, तो ये होता है डी डैश डी अपॉन एन रिलेटिव। तो डी है यहाँ पे, डी तो हमें पता करना ही है, और एन रिलेटिव 1 से 4/3 में जा रहे हैं। तो 1 से 4/3, 1 डिवाइड बाई 4/3, इट विल बी 4/3d। तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 4/3d। अब मुझे ये चाहिए कि जो इमेज है वो इमेज फॉर्म हो यहाँ पर जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वहीं पे। तो सारे रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन के बाद में जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो ऑब्जेक्ट पे ही मेरे को मिल जाना चाहिए। ठीक है, कुछ ऐसा होना चाहिए तभी ऐसा हो पाएगा। तो यहाँ से जो रे चलती है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है, ये इसकी इमेज बनाता है यहाँ पर। जब मैं इसको बैकवर्ड एक्सटेंड करता हूँ, और जो मिरर है उस मिरर को लगता है कि जो रेज आ रही हैं वो इस पॉइंट से आ रही हैं। अब ये पॉइंट ऐसा होना चाहिए जिससे कि मिरर पे नॉर्मल इंसिडेंस हो जाए। अगर नॉर्मल इंसिडेंस होगा तो उससे क्या होता है, अगर मान लीजिए नॉर्मल इंसिडेंस हो गया, तो नॉर्मल इंसिडेंस में जैसे ये रे आई थी एग्जैक्टली उसी पाथ पे वापस रिटर्न हो जाए, क्योंकि ये नॉर्मल इंसिडेंस हो जाएगा तो ये वैसे के वैसे रिटर्न हो जाएगी, यहाँ पर पहुँच जाएगी, और उसके बाद में यहाँ पर भी वही होगा। बिल्कुल पाथ रिवर्सिबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो आप अप्लाई कर लो। तो इस तरीके से आई थी और वैसे ही वापस चली जाएगी। तो सारे रिफ्रैक्शन वगैरह रिफ्लेक्शन सब कुछ हो गए, और उसके बाद में फाइनल जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो यहीं पर आ गया एक तरीके से, जहाँ पे ऑब्जेक्ट था वहीं पे इमेज बन गया। अब सवाल है कि यहाँ पर जो नॉर्मल इंसिडेंस है वो होगा कैसे, हाउ इट विल इंसिडेंट नॉर्मली एट दिस मिरर। तो मिरर पे नॉर्मल इंसिडेंस होने का मतलब है कि इस मिरर को ऐसा लगना चाहिए कि जो रे आ रही है वो इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर को अगर आप मिरर से ज्वाइन करोगे, क्योंकि स्फेरिकल मिरर है तो ये इस पर नॉर्मल होगा। तो इसको ऐसा लगना चाहिए कि ये जो पॉइंट है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ये ऐसा तभी लगेगा जब यहाँ से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर हो। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर डिस्टेंस का मतलब है 20 सेंटीमीटर हो। तो जो ये इमेज बनाई है यहाँ पर इस सरफेस ने, जो कि इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, तो वो होना चाहिए इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तभी ये वापस से रिट्रेस करके यहीं पहुँच जाएगा। तो दैट मीन्स कि ये तो 10 है यहाँ पे, और उसके बाद में आगे 4/3d था। तो 4/3d दिस शुड बी इक्वल टू 20, 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस होना चाहिए फॉर दिस मिरर। तो इसके बाद 4/3d दिस विल बी इक्वल टू 10, और ये 30/4 हो जाएगा। 30/4 का मतलब है 7.5 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ सरफेस यहाँ पर ऑब्जेक्ट का होना चाहिए 7.5 सेंटीमीटर। सवाल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ जो थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे इसमें ऑब्जर्वर एयर में यहाँ पे उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, और जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है वो वाटर में है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, और जो ऑब्जेक्ट है वो टूवर्ड्स इंटरफेस सरफेस 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ चलता हुआ आ रहा है। तो हमें पता करनी है कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या होगी जो ऑब्जर्वर फील करेगा, ऑब्जर्वर देखेगा। तो ऑब्जर्वर इसकी क्या वेलोसिटी देखेगा वो हमको बताना है। तो जो भी यहाँ पे अपरेंट डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, अपरेंट डिस्टेंस है डी डैश, वो होता है डी अपॉन एन रिलेटिव। और जो भी ये डिस्टेंसेस होते हैं वो डिस्टेंसेस कहाँ से आते हैं, सरफेस से आते हैं।
तो इस सरफेस से डिस्टेंस के कोऑर्डिनेट्स एक तरीके से हमारे पास में है यहाँ पे। इनको अगर आप डिफ्रेंशिएट कर दो तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद में अगर आप इनको डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डायरेक्टली आप यहाँ से वेलोसिटी ला सकते हो। तो वेलोसिटी एपरेंट वेलोसिटी, ये एक्चुअल डिस्टेंस, तो एक्चुअल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय एन रिलेटिव हो जाएगा। तो जो v है वो यहाँ पे कितना है 8, एन रिलेटिव कितना हो जाएगा, तो कहाँ से कहाँ जा रहा है 4/3 से 1 में जा रहा है, तो 4/3 डिवाइड बाई 1, तो 3 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे रह जाएगा, तो इट विल बी 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और ऑब्वियस है कि ऑब्जेक्ट अगर सरफेस के पास में आता जा रहा है तो जो इमेज है वो इमेज भी सरफेस के पास में ही आती जाएगी। आप देख सकते हो कि जैसे डिस्टेंस के साइन अगर दोनों एक पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव होगा। तो इसमें भी वही है, अगर ये पॉजिटिव हुआ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, अगर ये नेगेटिव हुआ तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। नहीं, दोनों का जो सेंस होगा, डायरेक्शन होगा, वो एक जैसा ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी वेलोसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है और एक तरीके से जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने किया उसी में थोड़ा सा एक्सटेंशन किया गया है। तो एक बर्ड है जो कि एयर में है और एक फ़िश जो कि यहाँ पे वाटर में है और दोनों ही मूव कर रहे हैं एक दूसरे की तरफ। हमें पता करना है कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ फिश एज ऑब्जर्व बाय बर्ड, फाइंड वेलोसिटी ऑफ बर्ड एज ऑब्जर्व बाय फिश। अगर हम पहला पार्ट करता हूँ कि बर्ड जो है वो फिश की क्या वेलोसिटी ऑब्जर्व करेगा। अगर मान लीजिए हम प्रीवियस क्वेश्चन से जाएं तो हमने वही डेटा यहाँ पर भी दिया था। ऑब्जर्वर यहाँ पे रेस्ट पे था, फिक्स था। तो अगर ऑब्जर्वर रेस्ट पे था तो वो कितनी वेलोसिटी इसको ऑब्जर्व कर रहा था 6। तो अगर ये रेस्ट पे होता तो कितनी वेलोसिटी बर्ड जो है फिश की ऑब्जर्व करती 6 ऊपर की तरफ, लेकिन ये खुद 6 से नीचे की तरफ चल कर के आ रहा है। तो एक तरीके से दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, 6 ये ऊपर और ये 6 नीचे, तो मिल करके वो हो जाएगा 6 + 6 12। एक तो सीधे सीधे इसको यूज़ करके किया जा सकता है कि ये जो कंसेप्ट है इससे आप पहले v अपरेंट निकाल लो और अगर ये चल रहा है तो उसके इफेक्ट को भी आप ऐड कर लो। तो दोनों क्योंकि एक दूसरे की तरफ है यहाँ पे, तो 6 + 6 वो 12 हो गया, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में थे। या फिर इसमें आप कुछ डिस्टेंसेस वगैरह लिख के भी कर सकते हो कि बर्ड जो है वो फिश को कितने डिस्टेंस पे देखता है। तो फिश का जो एक्चुअल डिस्टेंस है इसको एक बार मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देता हूँ y से, और बर्ड का जो एक्चुअल डिस्टेंस है इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ x। तो ये एक्चुअल डिस्टेंसेस कहाँ से हैं, फ्रॉम द इंटरफेस। अब उसके बाद में फिश के जो इमेज बनती है, तो फिश की जो इमेज बनेगी वो यहाँ पर बनेगी, उसको मैं f' बोल देता हूँ। और सपोज़ वो यहाँ से वाइडेस्ट डिस्टेंस पर है। इसके बाद जो बर्ड की इमेज बनेगी हमको पता है कि ये थोड़ी दूर बन जाती है यहाँ पे, और ये जो डिस्टेंस है, सपोज़ ये इंटरफेस से ये जो डिस्टेंस है वो मान लीजिए कि x' है। एक बार मैं इन दोनों की वैल्यूज़ लिख देता हूँ। तो x' की जो वैल्यू आएगी, तो आप फॉर्मूला लगा लो यहाँ पे x/n रिलेटिव इस तरीके से, और ये आंसर आ जाएगा 4/3 × x। इस तरीके से अगर आप y' निकालो तो y' जो है वो y से कम हो जाता है, तो ये हो जाएगा 3/4 × y। तो मैं पहला पार्ट करने जा रहा हूँ। पहले पार्ट में जो बर्ड है वो फिश को कितने डिस्टेंस पे देखता है, डिस्टेंस सीन बाय बर्ड, कितने डिस्टेंस पे जो बर्ड है वो फिश को देखता है। तो इसका आंसर है कि फ़िश जो है वो ऊपर आ गई है बर्ड के लिए वाइडस, ठीक है, वाइडस पे आ गई है, और उसके बाद में इनके बीच में गैप जो है वो x के बराबर है, तो ये हो जाएगा x + वाइडस। और जो वाइडस उसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी है, तो उसकी वैल्यू मैं यहाँ पर रख देता हूँ 3/4 × y। आप इसको डिफ्रेंशिएट कर डालो, तो डिफ्रेंशिएट किया, इसको डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ऑब्वियस है। तो पहला टर्म हो जाएगा dx/dt और दूसरा टर्म हो जाएगा 3/4 ऑफ dy/dt। अब देखिए dx/dt की वैल्यू तो x किस रेट से कम हो रहा है, तो ये जो गैप है यहाँ पे इंटरफेस और इसके बीच का जो गैप है वो किस रेट से कम हो रहा है, 6 से। तो कम हो रहा है तो मैं माइनस का एक बार यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे। और dy/dt, ये जो इंटरफेस और यहाँ पे फिश के बीच का जो गैप है, क्योंकि फिश इंटरफेस की तरफ जा रही है तो y भी कम हो रहा है यहाँ पे, और किस रेट से कम हो रहा है, तो -8 हो जाएगा। लेकिन पहले यहाँ पे क्या आ जाएगा 3/4 फिर -8, यहाँ पर ये एक तरीके से 2, और ये -6 मिल के यहाँ पे कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू -12। तो जैसे अभी मैंने यहाँ पर डायरेक्टली भी देख लिया था कि जो बर्ड को फिश, अगर बर्ड रुका हुआ होता तो 6 से ऊपर चलते हुए आती, और खुद 6 से चल रहा है तो 6 + 6 यहाँ पे कितना हो जाना चाहिए, 12 हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो आंसर हो जाएगा -12 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये बर्ड देख रहा है फिश की वेलोसिटी। फिर उसके बाद में अब इसका उल्टा करना है, तो डिस्टेंस ऑफ बर्ड
फॉर द फिश। तो फिश के लिए बर्ड का क्या डिस्टेंस होगा, तो बर्ड जो है एक्चुअल में थोड़ा ऊपर चली गई है, तो इंटरफेस से कितना डिस्टेंस हो गया x', और फिश जो है वो खुद कितने डिस्टेंस पर है y। तो जो फिश है वो कितने डिस्टेंस से बर्ड को देखेगी x' प्लस y, और x' की जो वैल्यू है वो हमारे पास में है कितनी है 4/3x। अगर आप इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो ये हो जाएगा 4/3 dx/dt प्लस dy/dt। dx/dt जैसे हमने पहले रखा था, तो dx/dt कितना हो जाता है -6। तो दिस विल बिकम 4/3 -6, और जो dy/dt है वो कितना है -8। तो यहाँ से ये 2, तो -8 मिला करके यहाँ पे ये हो जाना चाहिए -16 मीटर पर सेकेंड। जो माइनस में यहाँ पे आंसर आ रहे हैं वो यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि गैप यहाँ पे कम हो रहा है दोनों के बीच में। तो माइनस यहाँ पर भी आ रहा है, माइनस यहाँ पे आ रहा है, एक दोनों के बीच में गैप यहाँ पे कम होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। तो नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे आगे ले रहे हैं, इमेज फॉर्मेशन विद मल्टीपल मीडियम्स। तो एक के बाद एक कई सारे मीडियम्स यहाँ पे चेंज होते जा रहे हैं। ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, ऑब्जर्वर जो है वो हमारा इस मीडियम में है, और ये ध्यान रखना है कि हर जगह ये प्लेन सर्फेसेज ही हैं। तो प्लेन सर्फेसेज वाले ही एक तरीके से प्लेन सर्फेसेज के जो फॉर्मूलेज हैं उन्हीं का हम एक्सटेंशन यहाँ पे करने वाले हैं। तो इसमें जो हमने अब तक पढ़ रखा है तो उसके बेसिस पे इसको हम सॉल्व कर पाएंगे। जैसे यहाँ पर एक तरीके से 3 बार रिफ्रैक्शन होगा, ऑब्जेक्ट से जो भी रेज यहाँ से निकल रही होंगी उनका एक बार यहाँ पे इस इंटरफेस पर रिफ्रैक्शन होगा। तो जो एक सिंगल रिफ्रैक्शन पे हमें फार्मूला पता है d/n रिलेटिव, वो हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा, तो इससे जो भी इमेज बनेगी वो इमेज उस पॉइंट से रेज इस पे जा रही होंगी। तो जो इमेज ये बनाएगा वो स्केल ऑब्जेक्ट का वर्क करेगा, फिर ये इमेज बनाएगा, जो इमेज ये बनाएगा वो स्केल ऑब्जेक्ट का वर्क करेगा। तो इस तरीके से मल्टीपल यहाँ पर रिफ्रैक्शंस होते जाएंगे, और फिर हमें फाइनली यहाँ पर इमेज निकाल देनी है फॉर दिस ऑब्जर्वर जो कि इस मीडियम में है। बीच में यहाँ पर जो थिकनेस आ रही है वो थिकनेस या जो डिस्टेंसेज हैं वो भी यहाँ पर गिवन है। तो इस सिचुएशन के लिए एपरेंट डेप्थ या एपरेंट डिस्टेंस का एक फॉर्मूला हम डराइव कर लेंगे, और फिर बार बार हम इस प्रोसीजर को नहीं करेंगे। अभी हम जो भी हमारा बेसिक प्रोसीजर है उसको अप्लाई कर रहे हैं, और जब फॉर्मूला हम डराइव कर लेंगे तो डायरेक्टली हम उसका यूज़ कर पाएंगे। तो यहाँ पे प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं अपना। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, बस अब अभी आप इस पे ध्यान रखो कि कहाँ से कहाँ रेज जा रही हैं। तो n1 से n2 में जा रही हैं। तो अगर n1 से n2 में रेज जा रही हैं तो उसके लिए आप फर्स्ट इंटरफेस से जो रिफ्रैक्शन हो रहा है फर्स्ट इंटरफेस से, उसके लिए आप यहाँ पे निकाल लो कि डी एपरेंट कितना होगा। तो इस इंटरफेस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जनरली जैसे लेते हैं वैसे ले लेंगे t1, और रेस कहाँ से कहाँ जा रही है n1 से n2 में, तो n1 डिवाइडेड बाय n2। आप थोड़ा रे डायग्राम वगैरह बना के भी दिखा सकते हो इसमें। तो ये रे सपोज इस तरीके से चली गई और इसका रिफ्रैक्शन हुआ। रिफ्रैक्शन के बाद में यहाँ पर ये कुछ यहाँ से आते हुए दिख रही है सपोज, तो मैंने रैंडमली बना दिया। n1 बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है, तो मैंने जस्ट यहाँ पर एक आइडिया यहाँ पर दे दिया। और ये जो डिस्टेंस आ रहा है, ये डिस्टेंस जो हमने ये कैलकुलेट किया वो t1 डिवाइडेड बाय n1 बाई n2। अब इसके ऊपर जो रेज जा रही हैं यहाँ पर, वो रेज इसको इस इंटरफेस को कहाँ से आते हुए दिख रही होंगी, यहाँ से। तो एक तरीके से ये जो है इसके लिए इंसिडेंट रेज का सोर्स जैसा है, पॉइंट जैसा है। तो ये जो पॉइंट है या फिर इसकी जो इमेज बनाई है इसने, तो वो जो पॉइंट है वो इसके लिए एक ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है। और वो ऑब्जेक्ट इस इंटरफेस से कितने डिस्टेंस पे, हमेशा याद रखिए इंटरफेस से डिस्टेंस लेना होगा हमें। तो इंटरफेस से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो ये t2 और उसके बाद में यहाँ पर ये। और ये चीज़ भी हमेशा आप याद रखो कि हमेशा जो भी ऑब्जेक्ट और इमेज होंगे वो इंटरफेस के एक साइड में होंगे। जैसे हमने जब इसका यहाँ पर किया तो जो इमेज मिलेगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी इसी साइड में है, तो जो इमेज मिलेगी वो भी इसी साइड में होगी। इसके बाद इसके लिए जो ऑब्जेक्ट है वो भी इसी साइड में है, जो इमेज है वो भी इसी साइड में होगी। ऐसा नहीं होगा कि ये इमेज इधर की तरफ बना सकता है, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो सेकेंड इंटरफेस जो है यहाँ पर, उसके लिए जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, मैं सिंपली बस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पे लिखते चला जा रहा हूँ, डिवाइडेड बाय n रिलेटिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा t2 प्लस t1 डिवाइडेड बाय जो पहले भी था यहाँ पे n1 बाई n2। और कहाँ से कहाँ रेज जा रही हैं, तो n2 से n3 में जा रही हैं, तो n2 डिवाइडेड बाय आप n3 कर दोगे इसमें, ठीक है। तो ये सेकेंड इंटरफेस से आ गया। अब इसके बाद जो थर्ड इंटरफेस है n3 से n0, ठीक है। तो एक बार अगेन इसके लिए अगर दिखाना चाहें तो ऐसे आप दिखा दो इसको। तो इस इंटरफेस से ये डिस्टेंस आ गया,
ये वाला जो डिस्टेंस है वो इस इंटरफेस से आ गया। तो मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे, सिंपली मैं इसको सेकंड लिख देता हूँ। जो सेकंड वाला ये जो टर्म लिखा हुआ है वो टर्म है यहाँ पर ये। यहाँ पर इसके लिए अब एक तरीके से ये ऑब्जेक्ट का वर्क करेगा। तो इसके लिए डिस्टेंस क्या हो जाएगा, T3 और प्लस ये डिस्टेंस, तो T3 प्लस ये पूरा डिस्टेंस T2 प्लस T1 डिवाइडेड बाय N1 बाय N2 N2 बाय N3, सॉरी ये तो ये वाला डिस्टेंस था, उसमें जस्ट हमें T3 ऐड करना होगा। तो T3 इसमें ऐड कर दिया, तो T3 और प्लस ये वाला डिस्टेंस, तो वो यहाँ से इस इंटरफेस से डिस्टेंस हो गया, डिवाइडेड बाय रेज कहाँ से कहाँ जा रही हैं, तो N3 से N0 में जा रही हैं, तो N3 बाई N0। जो भी डिस्टेंस फाइनली यहाँ पे आया है वो इस इंटरफेस से आया, ऑब्जर्वर वाले इंटरफेस से आया। तो इस डिस्टेंस को अगर आप थोड़ा सा रीअरेंज कर लो सही तरीके से, तो रीअरेंज करने के बाद में जो इमेज का डिस्टेंस आ रहा है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, या आप कह लो जो यहाँ पे फाइनली डी अपरेंट आ रहा है, वो कितना आ रहा है यहाँ पे। तो थोड़ा सा मैं अभी टर्म्स को यहाँ पे रीअरेंज करता हूँ। तो पहले मैं इनको आपस में डिवाइड कर लेता हूँ, तो T2 डिवाइडेड बाय N2 बाय N3। यहाँ पर आप देखोगे कि ये N2 और ये N2 कैंसिल हो जाएंगे, तो T1 डिवाइडेड बाय N1 बाय N3 आ जाएगा यहाँ पर ये, और प्लस T3 डिवाइडेड बाय दिस N3 बाय N0। इसके बाद में एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं इसमें, तो आप देखोगे कि N3 और N3 आपस में कैंसिल होंगे। तो जो आंसर यहाँ पर अब फाइनली मेरे को यहाँ पे मिलेगा वो है T2 डिवाइडेड बाय N3 कैंसिल होने के बाद में N2 बाय N0, T1 डिवाइडेड बाय N1 बाय N0, T3 डिवाइडेड बाय N3 बाय N0। और ये आंसर कुछ ऐसा आ रहा है जिसको डेफिनेटली हम याद रख पाएंगे। तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर इंडिविजुअली सभी आपस में क्या कर रहे हैं, जैसे आप पहले कैलकुलेट करते थे एक सिंपल सा एक यहाँ पर ये एक इंटरफेस होता था और उससे आप कैलकुलेट कर लेते थे कि D/N रिलेटिव। तो यहाँ पे वैसा ही है, जो भी मीडियम बीच में आ रहा है उस मीडियम की थिकनेस यहाँ पे आ रही है और उसके नीचे N रिलेटिव जैसा टर्म आ रहा है। तो जैसे यहाँ पे T2 वाला मीडियम आया तो T2/N रिलेटिव, T1 वाला मीडियम आया यहाँ पे इसके T1 थिकनेस है तो T1/N रिलेटिव, और N रिलेटिव में एक जैसा ही है N2 बाई N0, N1 बाई N0, N3 बाई N0, किसके रिलेटिव आ रहा है सबका सब यहाँ पर। तो पहले भी हम देखते थे कि ऑब्जर्वर के मीडियम के रिस्पेक्ट में यहाँ पर भी जो N रिलेटिव है वो सभी यहाँ पर ऑब्जर्वर के जो ऑब्जर्वर का जो मीडियम है उसके रिलेटिव। तो जो भी रिफ्रैक्टिव इंडिसेस यहाँ पर आ रहे हैं वो ऑब्जर्वर के मीडियम के रिस्पेक्ट जैसे ही यहाँ पर सब टर्म्स दिख रहे हैं, सबके सब इस तरीके से आ गए। तो बहुत आसानी से आप इसको याद रख सकते हो। डी अपरेंट यहाँ पे जो आया है, तो जो भी मीडियम आते जा रहे हैं बस T1 डिवाइडेड बाय उस मीडियम का N रिलेटिव कर दो, T1 बाय N1 रिलेटिव, फिर T2 बाय N2 रिलेटिव, फिर T3 बाय N3 रिलेटिव। ठीक है, ये हुआ। इसको याद करने के लिए आप सिग्मा, और अगर इस तरीके के बहुत सारे मीडियम है तो आप उसको जनरलाइज कर सकते हो Ti डिवाइडेड बाय Ni रिलेटिव, और ये एक तरीके से है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर मीडियम, ऑब्जर्वर मीडियम के रिस्पेक्ट में है यहाँ पर ये। और जो ये डिस्टेंस आ रहा है, डी अपरेंट आ रहा है, आ कहाँ से रहा है, तो जो ये इंटरफेस है ऑब्जर्वर का मीडियम का जो ये इंटरफेस है फाइनल इंटरफेस, उस फाइनल इंटरफेस से डिस्टेंस आ रहा है। अगर आपको बताना है कि ये हमारा ऑब्जर्वर इतने डिस्टेंस पर भी है तो ये डिस्टेंस यहाँ से है, अगर मेरे को इस ऑब्जर्वर एक्चुअल में इससे डिस्टेंस बताना है तो ये डिस्टेंस से फाइनली इसमें ऐड कर देना होगा, तब जा करके एक्चुअल में इससे डिस्टेंस आएगा। तो जो भी डिस्टेंसेज आ रहे हैं फ्रॉम दिस इंटरफेस आ रहे हैं यहाँ पे। इसमें आप शिफ्ट भी कैलकुलेट कर सकते हो कि शिफ्ट कितना हुआ। तो शिफ्ट बेसिकली हम कैसे डिफाइन करते हैं यहाँ पे कि एक्चुअल डिस्टेंस कितना था और फिर बाद में जो अपरेंट डिस्टेंस है वो कितना है, दोनों का डिफरेंस। तो एक्चुअल डिस्टेंस यहाँ पे कितना है, T1, अगेन यहीं से ले रहे हैं सब कुछ, तो T1 प्लस T2 प्लस T3 ये एक्चुअल डिस्टेंस, और जो अपरेंट डिस्टेंस निकल कर क्या है वो यहाँ पे क्या है, तो T1 बाय N1 रिलेटिव, T2 बाय N2 रिलेटिव, इस तरीके से चलता जा रहा है यहाँ पर ये। तो सभी आपस में टर्म्स को आप रीअरेंज कर लो, तो T1 के साथ में T1 के टर्म कर लो, तो T1 बाई T1 N1 रिलेटिव, एक ये टर्म हुआ। दूसरा टर्म हो जाएगा T2 माइनस T2/N रिलेटिव, N2 रिलेटिव। उसी तरीके का फॉर्मूला आ रहा है जैसे जो शिफ्ट के फॉर्मूलेज हमने पहले देख रखे हैं, तो इसको भी आप जनरलाइज करके सिग्मा के फॉर्म में लिख सकते हो। तो इट कैन बी रिटन एज T ऑफ थिकनेस ऑफ ith मीडियम 1 माइनस 1/
n ऑफ ith रिलेटिव। एक एग्जांपल ले रहे हैं इसमें आगे। तो सपोज़ एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है एयर में और बीच में कई सारे मीडियम्स आ रहे हैं और जो ऑब्जर्वर है वो हमारा यहाँ पर है n इज इक्वल टू 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो पता करना है कि इमेज कहाँ पर बन रही है फाइनली। तो अब ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, या तो एक तरीका ये है कि हर एक पर आप, जैसे हमने बेसिक में अभी किया है फॉर्मूला डायरेक्ट करते समय, कि हर एक जगह पे आप यहाँ पे जो एक फार्मूला होता है डी अपरेंट वाला, डी अपॉन एन रिलेटिव, वो हर एक जगह पे लगाते जाओ और जो इसके लिए इमेज होगी, जो इससे इमेज बनेगी वो इसके लिए ऑब्जेक्ट, जो इसके लिए फिर इमेज बनाएगा ये, वो इसके लिए ऑब्जेक्ट, वो उस तरीके से आप रिपीट करते जाओ। लेकिन डेफिनेटली उसमें टाइम भी लगेगा। तो अगर हमारे पास में डायरेक्ट इसका रिजल्ट फॉर्मूला है तो उसको हम यूज़ करेंगे। तो जो डी अपरेंट का फॉर्मूला आता है डिस्टेंस अपरेंट, तो उसमें यही होता है कि आप सभी के यहाँ पर एन रिलेटिव, डी अपॉन एन रिलेटिव करते जाओ, थिकनेस अपॉन एन रिलेटिव करते जाओ। तो सबसे पहले यहाँ पर ये कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे ऐसा कर लेते हैं कि जितने मीडियम्स हैं उनके लिए रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सभी के लिए मैं एन रिलेटिव यहाँ पर एक बार कैलकुलेट कर लेता हूँ, जैसे कि बार बार मुझे कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एन रिलेटिव यहाँ पर कितना हो जाएगा, हाफ इसका डिवाइडेड बाय इसका, तो एन रिलेटिव इसका हो जाएगा 3/4, इसका डिवाइड बाय इसका तो एन रिलेटिव हो जाएगा 1, इसका डिवाइड बाय इसका तो एन रिलेटिव इसका हो जाएगा 3/2। ठीक है, तो सभी के एन रिलेटिव मैंने कैलकुलेट कर लिया। तो डी अपरेंट, तो बस अब थिकनेस डिवाइडेड बाय एन रिलेटिव करते जाओ। तो 2 डिवाइड बाय 1/2, 3 डिवाइडेड बाय 3/4, फिर उसके बाद में थिकनेस डिवाइडेड बाय, यहाँ पर ये 1 आ रहा है सिंपली, फिर उसके बाद में थिकनेस डिवाइड बाय 3/2। तो बहुत आसान से कैलकुलेशन है, 4 और यहाँ पर ये भी 4, दिस इज़ 1, 3 कैंसिल, दिस इज़ 2, तो 4 + 4 8 + 1 9 + 2 11। तो 11 सेंटीमीटर का डिस्टेंस आ रहा है, कहाँ से, फ्रॉम दिस इंटरफेस। तो इस इंटरफेस से देखते हैं 11 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कहाँ पे आएगा। तो अब ऑलरेडी डिस्टेंस कितना है, 3 + 1 + 3, तो 3 + 1 = 4, 4 + 3 = 7, 7 + 2 = 9। तो यहाँ से डिस्टेंस 9 था, लेकिन अब फाइनली डिस्टेंस कितना हो गया, 11 हो गया। इसका मतलब जो इमेज बन रही है वो इमेज फाइनली यहाँ पर बन रही है। यहाँ से जो डिस्टेंस मिल रहा है, यहाँ से डिस्टेंस मिल रहा है इसका 11 सेंटीमीटर। तो ये इमेज के लोकेशन है। इसको कैलकुलेट करने का के लिए हम लोग यहाँ पर जो हमने शिफ्ट का फॉर्मूला पढ़ा था, शिफ्ट का फॉर्मूला भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो कुछ लोग उसको भी यूज़ करके कैलकुलेट करते हैं, तो मैं उससे ही बता देता हूँ। तो शिफ्ट का फॉर्मूला होता है सिग्मा ऑफ टी आई 1 - 1/ni रिलेटिव। तो सबकी थिकनेस यहाँ पे लिखते जाएंगे। तो ये जो थिकनेस है यहाँ पे ये हो जाएगा 2, 1 - 1/n रिलेटिव। तो n रिलेटिव का जस्ट उल्टा कर दीजिए, तो यहाँ पे ये 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद में इसके जो थिकनेस है वो है 3, 1 - इसका उल्टा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 4/3। फिर उसके बाद में यहाँ पे अगला है, ये थिकनेस है 1 और 1 का उल्टा करेंगे तब भी 1 ही आएगा। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है 3 और 3/2, 3/2 का उल्टा करेंगे तो इट विल बी 2/3। तो यहाँ पर ये -2, 1 - 4 -1/3 और ये -1 हो जाएगा यहाँ पे। ये इंपॉर्टेंट है इसमें, दिस इज़ 0। तो इस पर अभी आते हैं वापस, ये 1/3 और ये 1, तो ये मिला के -2 हो जाएगा। -2 का शिफ्ट, तो पहले भी हमने देखा हुआ है कि शिफ्ट में जो माइनस प्लस आता है उसका मतलब कि यहाँ पे क्या है, तो शिफ्ट माइनस अगर आ रहा है इसका मतलब कि शिफ्टिंग जो है वो इंसिडेंट रे के अपोजिट हो रही है। इंसिडेंट रे ऐसे जा रही होंगी यहाँ पर, मीडियम पे ऐसे इंसिडेंट हो रही होंगी इस डायरेक्शन में। अगर इस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट शिफ्ट हो जाता तब जाके उसको पॉजिटिव शिफ्ट बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर इसके अपोजिट शिफ्ट हो रहा है। और कितने अमाउंट से शिफ्ट हो रहा है, यहाँ पे 2 अमाउंट से। तो अभी हमने देखा था कि यहाँ से डिस्टेंस कितना आया था, 9 आया था ऑब्जेक्ट का। अगर वो 2 शिफ्ट होकर के इधर आ जाएगा तो जो इमेज बनेगी वो कहाँ पे बन जाएगी, 11 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये आ रही निकल करके कि ये वाला जो मीडियम है इसने कोई शिफ्ट प्रोड्यूस नहीं किया। और ये मीडियम, इसकी खासियत क्या है, तो इस मीडियम की खासियत ये है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही है जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर इस ऑब्जर्वर के मीडियम का है। तो अगर ऑब्जर्वर कह लो या फाइनली जिस मीडियम में रे निकल रही है, अगर उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह लो इसको, तो अगर ऑब्जर्वर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर अगर इन बिटवीन कोई मीडियम होता है तो वो कोई शिफ्ट प्रोड्यूस नहीं करता है। तो इसका, और इसमें आप ये भी देख सकते थे यहाँ पर भी कि इसका n रिलेटिव 1 हो जाता था। तो इसका मतलब कि इसकी जो 1 सेंटीमीटर है वो 1 सेंटीमीटर ही काउंट हो रही है। लेकिन अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे इसका 2 सेंटीमीटर, लेकिन इसका 2 सेंटीमीटर एक तरीके से कितना काउंट हो रहा है, 2 इससे डिवाइड होकर के 4 के बराबर बन जा रहा है एक तरीके से। ये जो 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस है
वो 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस इससे डिवाइड होकर के एक तरीके से 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस बन जा रहा है, लेकिन ये 1 सेंटीमीटर ही काउंट हो रहा है यहाँ पर। तो इस इंपॉर्टेंट कंक्लूजन को लिख सकते हैं यहाँ पे, देयर इज़ नो शिफ्ट produced by medium with refractive index equal to the medium of observer, या ऐसा कह लीजिए फाइनल मीडियम जिसमें रे निकल करके जा रही है। तो ऐसे मीडियम से किसी भी तरीके का कोई शिफ्ट यहाँ पर प्रोड्यूस नहीं होगा, उसका शिफ्ट 0 हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है इसमें। अब एक और इम्पॉर्टेंट केस यहाँ पर ले रहे हैं, शिफ्ट बाय सिंगल स्लैब इन एयर। वैसे हमने शिफ्ट का जनरल फार्मूला बहुत सारे मीडियम्स के लिए देख लिया है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस में आप देखोगे कि एक सिंगल स्लैब होगी जो कि एयर में रखी होगी, उसके दोनों साइड में जो मीडियम होगा वो एयर होगा, और ये जो स्लैब होती है वो कितना शिफ्ट प्रोड्यूस करेगी वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कई सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो शिफ्ट का जो फॉर्मूला है, अगर आप उस फॉर्मूले को देखो तो वो फॉर्मूला होता था सिग्मा, जो थिकनेस मीडियम की आते जा रही है वो टी 1-1/n रिलेटिव, इसका समेशन अगर कर दिया जाए तो उससे शिफ्ट पता चल जाता है कि शिफ्ट कितना होगा। और n रिलेटिव यहाँ पे या तो आप ऑब्जर्वर बोल दो या फिर फाइनली रे कहाँ जा रही है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल दो। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है और ये कुछ डिस्टेंस पे रखा होगा। अब इसका अगर n रिलेटिव निकाला जाए, क्योंकि रे फाइनली एयर में ही निकल करके जाएगी, तो इसका अगर यहाँ पे शिफ्ट निकाला जाए कि इस मीडियम, ये जो थिकनेस यहाँ पे, ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस की वजह से कितना शिफ्ट आएगा, तो n रिलेटिव क्योंकि इसका यहाँ पे 1 हो जाएगा, n रिलेटिव अगर 1 होगा तो यहाँ से यहाँ तक का जो भी थिकनेस है वो मैटर नहीं करेगा, इसके वजह से कोई शिफ्ट यहाँ प्रोड्यूस नहीं होगा। जो शिफ्ट यहाँ पे आएगा वो सिंपली यहाँ पे कितना हो जाएगा इस पर्टिकुलर केस में, तो बस ये जो बीच में स्लैब आ रही है बस उसी की वजह से यहाँ पर शिफ्ट आएगा, और ये शिफ्ट यहाँ पर आ जाएगा t इंटू 1-1/, और n रिलेटिव यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसका n रिलेटिव इज़ n/1, यानी कि n के बराबर ही हो जाएगा। तो 1-1/n इतना शिफ्ट प्रोड्यूस करेगा। और ये शिफ्ट किस तरीके से प्रोड्यूस करेगा इसको आप रे डायग्राम बना के भी समझ सकते हो। तो सपोज़ ये रे ऐसे गई यहाँ से, इसका रिफ्रैक्शन हुआ, फिर अगेन रिफ्रैक्शन हुआ इसका, और इस तरीके का सिस्टम हमने पहले देख रखा है। जो अब हमने रिफ्रैक्शन स्टार्ट किया था तो एक रेक्टेंगुलर स्लैब से लेटरल शिफ्ट हमने कैलकुलेशंस वगैरह भी करी थी, तो उसमें हमने ये देखा था कि अगर पहला मीडियम और लास्ट का मीडियम अगर सेम होता है तो जो इनिशियल रे है और जो फाइनल रे है वो आपस में पैरेलल होते हैं, बस थोड़ा सा लेटरल वहाँ पे शिफ्ट आ जाता है। तो ये रे और ये पैरेलल है, और इसको अगर आप पीछे की तरफ यहाँ बढ़ाते हो तो वो कुछ यहाँ पे जाकर के इंटरसेक्ट कर जाता है। तो इसका मतलब है कि एक तरीके से जो रेज़ यहाँ से फाइनली निकल रही हैं वो कहाँ से आती हुई दिखाई देंगी, वो इस पॉइंट से आती हुई दिखाई देंगी, और ये जो पॉइंट है वो इसके कंपैरिजन में कितने अमाउंट से शिफ्टेड होगा, तो ये जो शिफ्ट है वो हो जाएगा t इंटू 1-1/n, इतने अमाउंट से शिफ्ट होगा। शिफ्ट का डायरेक्शन क्या है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो शिफ्ट का जो डायरेक्शन है वो अलोंग द इंसिडेंट रे है, दिस इज़ अलोंग द इंसिडेंट रे। और वैसे भी अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो n जो होगा वो ऑब्वियस है कि 1 से बड़ा होगा यहाँ पर ये n, और अगर ये 1 से बड़ा होगा तो 1-1/n एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, तो शिफ्ट यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है। तो शिफ्ट इज अलोंग द इंसिडेंट रे, अलोंग द इंसिडेंट रे यहाँ पर ये शिफ्ट हो जाएगा। अगर उल्टा डायग्राम बनाया जाए, अगर मान लीजिए रे इस तरीके से आ जाए, तो जो रे इस तरीके से आ रही थी वो आगे शिफ्ट हो जाएगी, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में ऐसे आगे शिफ्ट हो जाएगी, और ये जो शिफ्टिंग होगी ये आ तो रही थी यहाँ पर मिलती है, लेकिन एक्चुअल में इन सब सिस्टम से निकलने के बाद में ये यहाँ पर नहीं पहुँचेगी बल्कि यहाँ पर पहुँचेगी। तो कितने अमाउंट से शिफ्ट हो जाएगी, तो उसका आंसर भी ये होगा t इंटू 1-1/n। तो यहाँ से चलने वाली रे अगर इस तरीके से जाती है तो वो आगे शिफ्ट हो जाती है इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में। अगर कहीं से रेज इस तरीके से आती हैं जो कि यहाँ पर मिल सकती थी लेकिन यहाँ पर नहीं मिली इसके आ जाने की वजह से, तो वो यहाँ से रिफ्रैक्ट होने के बाद आगे जा कर के यहाँ पहुँच जाएगी, और वो भी इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में आगे निकल जाएगी। उसको जाना था यहाँ लेकिन वो पहुँच जाएगी यहाँ पे, और शिफ्ट कितने अमाउंट से हो जाएगा, इतने अमाउंट से। अब इस कंसेप्ट को समझने के लिए क्वेश्चन में यहाँ पे दे रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक यहाँ पे ये स्लैब रखी हुई है और यहाँ पे ये कॉनकेव मिरर है। फाइंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम कॉनकेव मिरर सच दैट इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। तो ऑब्जेक्ट को इस कॉनकेव मिरर से कितने डिस्टेंस पर रखा जाए
जिससे कि जो इमेज है फाइनली वो यहीं पर बन जाए। सब कुछ हो जाने के बाद, जितने भी रिफ्लेक्शन होने हैं, सब कुछ हो जाने के बाद में जो इमेज है वो इस ऑब्जेक्ट के लोकेशन पे ही बन जाए। तो पहले तो यहाँ पर ये जो बीच में स्लैब आ रही है, तो इस स्लैब का जो काम होता है वो यही होता है कि वो शिफ्टिंग करा देते हैं। तो ये कितना शिफ्ट कराएगी पहले ये कैलकुलेट कर लेते हैं। तो शिफ्ट प्रोड्यूस्ड बाय दिस रेक्टेंगुलर स्लैब, तो थिकनेस इसकी 3, 1 माइनस 1 अपॉन एन रिलेटिव, तो एन रिलेटिव कितना हो जाएगा 3/2, ये 2/3, 1 माइनस 2/3 1/3 हो जाएगा, और उसके बाद यह हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये है कि ये 1 सेंटीमीटर का शिफ्ट कराएगा। जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, तो रेज़ यहाँ से चलने लगेंगी और ऐसे सीधे सीधे इसके पास नहीं पहुँच पाएंगी, इनसे होके गुजरना पड़ेगा, और इनसे होके जब गुजरना पड़ेगा इसको, तो उसके बाद में कुछ ऐसे पहुँचेंगे यहाँ पर। इस मिरर को कहाँ से आते हुए ये दिखाई देंगे, तो इस मिरर को कहीं यहाँ से आते हुए दिखाई देंगे। अगर आप इसको बैकवर्ड इधर एक्सटेंड करो तो इस मिरर को लगेगा कि ये जो रेज़ हैं इस ऑब्जेक्ट से नहीं आ रही हैं, बल्कि इस पॉइंट से आ रही हैं। और ये जो पॉइंट है आखिर है कहाँ पर, तो अभी हमने डिस्कस किया था कि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है, और शिफ्ट जो है वो हमने कैलकुलेट कर लिया यहाँ पे कितने अमाउंट से शिफ्ट हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट की जो एक्चुअल लोकेशन है वो एक तरीके से मिरर को नहीं मिल रही है, मिरर को 1 सेंटीमीटर से शिफ्ट हुआ ऑब्जेक्ट मिल रहा है यहाँ पे। अब ये जो मिरर है, ये मिरर तभी वहाँ पर इमेज बनाता है जब यहाँ पर ये नॉर्मल इंसिडेंस हो जाए। तो अगर यहाँ पर नॉर्मल इंसिडेंस हो जाए तो रेज़ एज इट इज़ वापस आएंगी, रेज़ एज इट इज़ वापस आएंगी। रेज़ अगर क्योंकि इसी तरीके से आ रही है तो जैसे यहाँ से गई थी वैसे ही इसके अलोंग चलते हुए आ जाएगी। उसके बाद में फिर यहाँ पर वापस से रिफ्रैक्शन होगा तो इसके अलोंग चलते हुए आ जाएगी। तो इस सिस्टम से रिफ्रैक्शन हुआ, उसके बाद यहाँ से रिफ्लेक्शन हुआ, और ऐसा रिफ्लेक्शन हुआ कि वापस उसी पाथ पे चल पड़ी, वापस इस सिस्टम से कुछ वैसे ही रिफ्रैक्शन हुआ, और अगेन जो रे है वो घूम फिर करके फाइनली यहाँ पर पहुँच जाएगी। और वो रे कौन सी होगी, जो भी रिफ्रैक्टेड रेज हैं वो, तो रिफ्रैक्टेड रेज जो होंगे उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको यहीं पर मिल जाएगा, तो यही इमेज होगी। लेकिन नॉर्मल इंसिडेंस यहाँ पे तब होगा जब ये पॉइंट ऐसा हो कि यहाँ से आते हुए रेज इसके लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से आए, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से आने का मतलब है कि ये जो गैप है ये 20 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है, तभी नॉर्मल इंसिडेंस हो पाएगा। इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पर रखा होना चाहिए, तो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो हो जाएगी 21 सेंटीमीटर। तो 21 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखना चाहिए फ्रॉम द मिरर, मिरर से 21 सेंटीमीटर डिस्टेंस।